Hello everyone, I am Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसका एक महत्वपूर्ण जो आपका आंदोलन के रूप में से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि इस आंदोलन में पहली बार जो है आपको स्वदेशी या फिर सेल्फ रिलायंस जो है उसका बात किया गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो नेशनल इंटीग्रिटी है आपका या फिर यूनिटी है उसे कहीं ना कहीं देखने को मिला हमें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। ठीक है, बेसिकली या इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है जिस कारण से ये मूवमेंट जो हमें ये करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो स्वदेशी मूवमेंट है आपका, और सबसे पहले आपका जो प्रमुख कारण है ऐसे होने का वह है आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन करना 1905 में। ठीक है, तो उसके विरोध के रूप में आपको स्वदेशी आंदोलन जो है वो देखने को मिलता है। ओके, तो ये क्या तो इमीडिएट काउज होता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य भी कारण होते हैं। ठीक है, तो अन्य कारण में सबसे पहले तो हमने देख ही लिया यहाँ पे पार्टीशन बंगाल, तो देख ही लिया जो मुख्य कारण था 1905 का। इसके अलावा यहाँ पे क्या था तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था। ठीक है, कि आर्थिक जो शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा वह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इसमें क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश जो सामान है उससे क्या हो रहा था कि भारतीय जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही थी एवं बर्बाद हो चुके थे देखा जाए तो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। ठीक है, साथ ही साथ क्या हो रहा था यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज था, और जो ब्रिटिश जो वस्तुएं हैं उसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका वो बाजार में भरी पड़ी थी और उससे भारतीय जो सामान है उसका बिक्री नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे जो आर्थिक रूप से देखा जाए तो जो भारतीय जो उद्योग थे उसे काफ़ी नुकसान हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा क्या था यहाँ पे, तो यहाँ पे नेशनल अवेकनिंग था। ठीक है, तो जो एजुकेटेड इंडियंस थे, ठीक है, जो पढ़े लिखे भारतीय लोग थे वो लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज सुधारों एवं प्रेस का जो यूज़ था या फिर जो कांग्रेस उस वक्त बन चुकी थी तो उसके प्रभाव में आने से क्या हो रहा था, वो लोग कहीं ना कहीं जो है अब वो जागरूक हो रहे थे। ठीक है, बहुत से समाज सुधारक थे यहाँ पे, जैसे कि देखा जाए तो राजा राम मोहन रॉय थे या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो इन जैसे लोग जो थे वो लोग क्या समाज में सुधार ला रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या था, लोग जो थे वहाँ पे वो कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे प्रेस था, डिफरेंट जो आपका जर्नल्स है, न्यूज़पेपर है, उसका पब्लिकेशन किया जा रहा था। उसमें बताया जा रहा था कि अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार हमारा जो है शोषण किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, लोगों के बीच में जागरूकता जाग रही थी। तो वह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि जिस कारण स्वदेशी मूवमेंट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इन शॉर्ट की जो तीनों पॉइंटर हमने देखा यहाँ पे, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और नेशनल अवेकनिंग। ठीक है, यानी राष्ट्रीय जागरण, आर्थिक शोषण और बंगाल का विभाजन, ये तीनों कारण मिलकर जो है कहीं ना कहीं एक स्वदेशी मूवमेंट का जो रूप है वह लेते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली। ठीक है, उद्देश्य क्या था इस मूवमेंट का। ठीक है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था आपका, जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसका विरोध करना। ठीक है, और जो स्वदेशी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, स्वदेशी उद्योग है, शिक्षा है, संस्कृति है, उसे बढ़ावा देना। ठीक है, और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना। तो यह कुछ प्रमुख उद्देश्य थे स्वदेशी मूवमेंट के। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके प्रमुख लीडर्स कौन कौन थे और सेंटर्स कहाँ कहाँ पे थे। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख लीडर होंगे वो होंगे यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र में एक्टिव रहते हैं, बिपिन चंद्र पाल होंगे जो कि बंगाल में एक्टिव रहेंगे, लाला लाजपत राय जो कि पंजाब में एक्टिव रहेंगे, और अरविंदो घोष और रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इसके अलावा सुभाष चंद्र मलिक, ठीक है, सुभाष चंद्र मलिक जी भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि बंगाल के क्षेत्र में हमें एक्टिव दिखेंगे इस आंदोलन में। ठीक है, इसका प्रमुख सेंटर क्या था तो हमने ऑलरेडी बताया आपको नाम के साथ में। तो सबसे पहले बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एंड मद्रास। ठीक है, तो बंगाल जो है आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्य केंद्र के रूप में आपको देखने को मिलेगा उस वक्त, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय चेतना या जागरण जो है आपका वो बंगाल के क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। और यही कारण रहता है कि जो बंगाल का विभाजन करने का निर्णय
ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट या कर्जन के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। जबकि वो तो उनके द्वारा काउज तो दिया गया था कि भाई हम ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं, हमें से प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रहा है, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, इनका यह कहना था। लेकिन इसे टेक्निकली इस हिसाब से बांटा गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, साथ ही साथ असम को अलग कर दिया गया था, ताकि इसमें क्या होता है, जो हमारा ईस्ट बंगाल का पार्ट था जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है, वह कहीं ना कहीं एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री एरिया था। और जो वेस्ट बंगाल है उसमें जो हिंदू स्पीकिंग, जो हिंदू बंगालीज थे वो उनका यहाँ पे कहीं मेजोरिटी था। उन्हें डिवाइड करके कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों के बीच में जो है आपका मतभेद बढ़ाने का काम करने के उद्देश्य से यहाँ पे बंगाल का पार्टीशन यहाँ पे किया गया था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे और एक मिनट को पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके नोट्स बनाने के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मेथड्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे किन किन मेथड्स का उपयोग किया गया, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान किन तरह के जो कार्यक्रम है इसकी सहायता से यहाँ पे इस मूवमेंट को चलाया गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट था वो क्या होता है, बायकॉट मूवमेंट होता है, ठीक है। यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय जो है यहाँ पे लिया गया। विदेशी वस्तुएं हो गए, यहाँ पे विदेशी सामान हो गए, उन्हें वस्तुएं और सामान को यहाँ पे जलाया जाने लगा, इनकी होलिका जलाई जा रही थी देखा जाए तो, ठीक है। विदेशी वस्त्रों और सामानों की होली चलाई जा रही थी अलग अलग जगहों पे, यानी उन्हें एकत्रित कर एक जगह जला दिया जा रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हुआ, जो देसी वस्तु है उसे यहाँ लोग अपनाने लगे, ठीक है। यहाँ पे प्रमोशन स्वदेशी इंडस्ट्रीज, यानी कि आपका स्वदेशी उद्योगों का यहाँ पे विकास किया जाने लगा, ठीक है। और इसी के क्रम में क्या होता है कि यहाँ पे देश में कपड़े की मिल, साबुन की फैक्ट्री, माचिस की फैक्ट्री और बैंक जैसे उद्योग को यहाँ पे स्थापित किया गया, ठीक है। इसी में यहाँ पे एग्जांपल आता है इंडस्ट्रीज में, यहाँ पे एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे है इंडस्ट्रीज में आपको मिलेगा बंगाल केमिकल वर्क्स नाम का एक इंडस्ट्रीज है जो कि यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया था बैंक में, ठीक है। और स्वदेशी सिस्टम नेविगेशन कंपनी आपका स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी जो है आपका वह भी एक स्थापित किया गया था आपका यहाँ पे स्वदेशी उद्योग के तहत, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन मूवमेंट जो है उसमें क्या होता है, मुख्यतः देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के तहत यहाँ पे एक बंगाल नेशनल कॉलेज जो है आपका उसकी स्थापना की जाती है। साथ ही साथ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन उसकी स्थापना भी 1906 में यहाँ पे किया जाता है। बंगाल नेशनल कॉलेज जो है उसकी स्थापना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के द्वारा 1906 में की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है, आपका बंगाल नेशनल कॉलेज भी और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये दोनों आप इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंटर हो सकता है एग्जाम में मेंशन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कल्चर रिवाइवल पे भी फोकस किया गया था, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, इसके तहत यहाँ पे डिफरेंट सॉन्ग्स का इस्तेमाल किया गया, लिटरेचर का इस्तेमाल किया गया, फेस्टिवल्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, ताकि जो राष्ट्रीय आपका चेतना उसे जगाया जा सके। उसी के तहत सॉन्ग की अगर हम बात करें तो सॉन्ग में यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा अमर सोनर बांग्ला जो गीत है वह लिखा गया, ठीक है। और इस गीत को गाकर जो उस वक्त के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने लोगों को वहाँ पर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया गया, ठीक है। इसके अलावा वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था तो उनका एक नॉवल है आनंद मठ, तो उससे इस गीत को लिया गया और उसे भी एज अ मोटिवेशन लोग उस गीत का इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को जागरूक करने में, ठीक है। तो यहाँ पे अमर सोनर बांग्ला और वंदे मातरम जो है आपका, इन दोनों गीतों का इस्तेमाल पुरजोर रूप से किया गया, जिसकी सहायता से लोगों को कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय चेतना जो है वो जगाने का काम यहाँ पे किया जा रहा था, ठीक है। गीत के अलावा अगर हम लोग त्योहारों की बात करें तो हमने सुना था, पहले भी पढ़ा होगा आप सबने कहीं ना कहीं, कि जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो त्यौहार थे जैसे कि आपका शिवाजी फेस्टिवल या फिर आपका गणपति उत्सव जो है, तो इस पर क्या था, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ अट्रैक्ट हुआ करती थी इन त्योहारों में, तो उसका सहारा उनके द्वारा लिया गया लोगों को जागरूक करने में, ठीक है। तो तिलक के द्वारा हमने देखा कि आपका शिवाजी फेस्टिवल और
जो गणपति फेस्टिवल है उसका उपयोग यहाँ पे किया गया राष्ट्रीय चेतना को जगाने में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट रिएक्शन क्या रहा है। यानी सरकार ने जब आखिर जो इतने आंदोलनकारी इतने सारे स्टेप्स ले रहे हैं तो सरकार भी कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। ठीक है, तो सरकार का जो एक्शन हम लोग देखेंगे वो हमें देखने को मिलता है, हैवी रिप्रेसिव लॉ लाए जाते हैं। ठीक है, जो भी स्वतंत्रकारी होते हैं आपका, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, मीटिंग जो है वो बैन कर दी जाती है और प्रेस पे पाबंदी लगा दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग इसके ऊपर क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम लोग देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या होता है मुख्यतः देखा जाए तो। अच्छा, इम्पैक्ट से पहले मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट है उन और मॉडरेट्स है उनका भी रोल जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा, जो कि हमें लगता है इस पीपीटी में अभी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट हम लोग जैसे ऑलरेडी से पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था सूरत स्प्लिट में, कि कांग्रेस के अंदर बेसिकली दो धाराएं बन गई थी। ठीक है, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, एक मॉडरेट थे, यानी कि एक गर्म दल थे, एक नरम दल थे। तो यहाँ पे जो स्वदेशी मूवमेंट का जो रूपरेखा कैसे डिसाइड होगा, किस तरीके से आगे ये जो आपका आंदोलन है वो चलेगा, तो उसको लेकर दोनों के अलग अलग यहाँ पे धारणाएं थी। ठीक है, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लोग यहाँ पे मान के चल रहे थे कि भाई हमें एक्टिव या पैसिव रेजिस्टेंस करना है और सेल्फ रिलायंस, यानी कि हमें स्वराज पे फोकस करना है। ठीक है, जबकि जो मॉडरेट्स थे यहाँ पे या नरम दल के जो नेता थे उनका यह मानना था कि हमें जो संवैधानिक मेथड्स है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स है और पिटीशन के माध्यम से ही हमें यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मॉडरेट्स जो यहाँ पे वह इस बात के खिलाफ थे कि जो स्वदेशी आंदोलनों से बंगाल या बिहार से बंगाल के क्षेत्रों से बाहर भी इस आंदोलन को किया जाए, ऐसा उनका मानना था। जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जैसे तिलक हो गया या फिर आपका लाला लाजपत राय हो गया, बिपिन चंद्र पाल है या फिर अरविंदो घोष है, इन सब का यह मानना था कि हमें इस जो आंदोलन है उसे नेशन वाइज बनाना चाहिए और पूरे देश में इसको स्प्रेड करना चाहिए। ठीक है, जबकि जो मॉडरेट लीडर थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी, इन जैसे लीडर्स का मानना था कि इसे लोकल ही रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि बंगाल के आसपास में इसे सीमित रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इस पॉइंट को देख लिया हमने। अब हम लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट रिप्रेशन के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया। ठीक है, कि यहाँ पे जो सिवियर रिप्रेशन किया गया, अरेस्ट किया गया लोगों को, मीटिंग्स पे बैन लगा दिया गया, न्यूज़पेपर बैन कर दिया गया, लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। जो सेडिशन यानी कि आपका जो देश विरोधी आपका जो कानून है उसका सहारा लिया गया, उसके तहत लोगों को अरेस्ट किया गया। ठीक है, ठीक है, और इसी प्रोसेस में आपका जो बाल गंगाधर तिलक जी है उन्हें क्या होता है कि कांग्रेस के स्प्लिट के बाद, और क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट उस वक्त ऑलरेडी रन में था, तो इस क्या होता है बाल गंगाधर तिलक जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें वर्मा जो प्रेजेंट डे म्यांमार है वहाँ के मांडले जेल में उन्हें 6 साल के लिए कैद कर लिया जाता है। और सरकार की जो एक्सट्रीम आपका रिप्रेशन यहाँ पे चल रहा था, काफ़ी कड़ा जो उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा था, इस वजह से क्या होता है कि कुछ लीडर्स जैसे कि लाला लाजपत राय हो गए या फिर बिपिन चंद्र पाल हो गए, ये लोग देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं। एवं अरविंदो घोष जो है वह पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कहीं ना कहीं आपका जो सरकारी दबाव में और लीडर्स की कमी की वजह से लास्ट में आपका ये आंदोलन जो है धीरे धीरे करके कम हो जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है इस आंदोलन को रिप्रेस करने में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कामयाब होती है, लेकिन उसकी कामयाबी के पीछे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपका सूरत स्प्लिट। अगर ये सूरत स्प्लिट ना हुआ होता तो आंदोलन कहीं ना कहीं और मजबूत होता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इसकी महत्वता क्या क्या है। तो इसकी महत्वता की बात करें अगर हम लोग, तो सबसे पहले देखेंगे इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में हमें देखने को मिलता है कि देसी उद्योग का बढ़ावा यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आत्मनिर्भरता की भावना जो है वह लोगों के बीच में जागती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडियन जो आपके एंटरप्राइजेस होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे कहीं बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे लोग जो होता है आपका जो नेटिव जो या फिर इंडियंस जो है वह कहीं ना कहीं खुद का जो इंडस्ट्री है वह स्टैब्लिश करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। ठीक है,
साथ साथ क्या होता है पॉलिटिकल इम्पैक्ट या फिर पॉलिटिकल अवेकनिंग्स कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोगों के बीच में क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्रीडम स्ट्रगल है पहले कहीं देखा जाए तो सिर्फ कांग्रेस एक लिमिटेड क्या था, कांग्रेस एक आपका एलाइड ग्रुप बन के रह गया था। कुछ गिने चुने पढ़े लिखे लोग जो हैं आपका, वो लोग उसमें मीटिंग नॉर्मली मीटिंग करते थे, कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे और प्रेयर्स के माध्यम से प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रखते थे। लेकिन इस मूवमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे जो मास पार्टिसिपेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे यूथ पार्टिसिपेट करते हैं, लास्ट नंबर पे वुमेन्स पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। इसके अलावा जो कॉमन पीपल है उनका पार्टिसिपेशन हमें इस मूवमेंट में देखने को मिलता है। जबकि इससे पहले की जो कांग्रेस का जो भी मीटिंग्स हुआ करते थे या फिर जो भी कुछ उनका ग्रुप हुआ करता था वो कहीं ना कहीं लिमिटेड लोगों का था। बट इस मूवमेंट में क्या होता है, जो मासेस है, जो आम जनता है, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें गर्व और एकता की भावना यहाँ पे बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा जिस दिन आपका पार्टीशन अनाउंस किया गया था 16 अक्टूबर को, उस दिन हिंदू और मुस्लिम पूरे बंगाल में रक्षाबंधन दिवस मनाते हैं, एक दूसरे को राखी बांधते हैं और जो अपने बीच में डिफरेंसेस ना बढ़ाने को लेकर ये लोग प्लेस करते हैं आपस में। ठीक है, तो कहने के ऐसे देखा जाए तो आपका एक कॉमनल हार्मनी उस वक्त के लिए एटलीस्ट टेम्पररी रूप में डेवलप होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो इंस्पिरेशन होता है गांधी एरा के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग नोटिस करेंगे कि गांधी जी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या था। ठीक है, तो वो बेसिकली आपका स्वदेशी मूवमेंट, आपका स्वदेशी जो थीम है उस पर फोकस करते थे, यानी कि आपका इंडियनाइजेशन पे फोकस करते थे। ठीक है, भारतीयकरण पे फोकस करते थे। ठीक है, साथ ही साथ स्वराज वो भी उनका एक इम्पॉर्टेंट कमेंट था। तो ये सब चीज़ें जो गांधी जी ने अडॉप्ट किया था वो कहीं ना कहीं स्वदेशी मूवमेंट से ही प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं यह एक इंस्पिरेशन का काम करता है आगे चल के गांधी जी के लिए और गांधी एरा को रन करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, यानी सीमाएं क्या क्या थी, तो बेसिकली ये जो मूवमेंट है आपका कहीं कि एजुकेटेड मिडिल क्लास के बीच में ये आपका सीमित रह गया था और सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ये मुख्यतः था। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का कमी था आपका मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, जिस वजह से क्या होता है सूरत स्प्लिट होता है, यानी सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गर्म दल और नरम दल के बीच में। साथ ही साथ जो सरकारी दमन है आपका वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिससे कि आंदोलन जो आगे चल के वह कमज़ोर हो जाता है और 1911 में अंततः समाप्त हो जाता है पूर्णतः। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो यह एक टर्निंग पॉइंट होता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि इससे पहले जो भी मूवमेंट हो रहा था वो कोई मास स्ट्रगल नहीं हो रहा था। एक अगर आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 देख लिया जाए, जिसमें मास पार्टिसिपेशन था, बट वो कहने के वो एक फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब आपका नेशनल मूवमेंट का पार्ट तो नहीं कर सकते कहने के, तो वहाँ पे लोकलाइज सबके अपने अपने अलग अलग मोटिव्स थे कहने का देखा जाए तो। ठीक है, बट यह जो है आपका यह उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स वहाँ पे डेवलप हुआ, यहाँ पे हीरोइज्म हमें देखने को मिला उस 1857 में, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। लेकिन पूर्णतः वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, बट इस मोमेंट को हम लोग कंप्लीटली कह सकते हैं कि यहाँ पे लोगों के बीच में नेशनलिज्म जो है उसका कॉन्सेप्ट जागता है। ठीक है, और मास पार्टिसिपेशन जो यहाँ पे लोगों का हमें दिखने को मिलता है, तो इसलिए हम इसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं। जो स्टाइल होता है इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रगल का, वह यहाँ से चेंज हो जाता है बिल्कुल, यहाँ से एक नई दिशा मिलती है जो कि आगे यहाँ से आगे चलने वाली जो भी मूवमेंट्स होंगी उसके लिए मोटिवेशन का ये काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जो नेशनलिज्म, जो आपका नेशनलिज्म चल रहा था पिटीशन का, उसे यहाँ पे बदल दिया जाता है मास मूवमेंट में। ठीक है, जैसा कि आपको बताया कांग्रेस क्या कर रही थी इनिशियली, एक गिने चुने पड़े लोगों का ग्रुप था जो लोग आपस में भाई प्रॉब्लम डिस्कस किए आपस में ही और एक पिटीशन लिख कर दे दी कि भाई हमें ये चीज़ पे सुधार चाहिए। कब तक चाहिए, ऐसा कुछ हो क्या हुआ नहीं हुआ, एक्शन हुआ नहीं हुआ, कोई स्ट्रिक्ट यहाँ पे उसको लेके पैरामीटर्स नहीं थे, बट यहाँ पे हमें मास मूवमेंट दिखने को मिलता है। ठीक है, तो एलाइट लोगों से जो मूवमेंट है वो आम जनता के बीच में यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा आगे का जो जनरेशन है उसके लिए भी यह एक मोटिवेशन का काम करती है और लोगों को स्वराज या फिर सेल्फ रूल के लिए फाइट करने के लिए मोटिवेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे यह जो टॉपिक है हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कंटेंट अगर यूजफुल लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी।
थैंक यू।